हेलो बच्चों, हम लोग पढ़ रहे हैं कक्षा 10 का पहला चैप्टर वास्तविक संख्याएं, जिसका आज ये लेक्चर नंबर 14 होगा। इसके पहले लेक्चर में हमने सीखा था कि अंडर रूट 2 को एक अपरिमेय संख्या किस तरह से सिद्ध किया जाता है। तो जिन बच्चों ने वो कोई लेक्चर नहीं देखा है, लेक्चर नंबर 13, तो वो देख सकते हैं लेक्चर, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। आज इस वीडियो में बिल्कुल उसी के जैसा क्वेश्चन है जैसा कि उसमें सिद्ध करना था कि अंडर रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है, उसी से मिलता जुलता है। इसमें क्या है, सिद्ध कीजिए अंडर रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है। तो जिन बच्चों ने वो लेक्चर नहीं देखा है वो ज़रूर देख लें। उसमें जो भी पैटर्न था, जो भी तरीका था क्वेश्चन को सॉल्व करने का, वही तरीका इसमें रहेगा। उसमें भी हमने क्या किया था, उसमें हमने ये मान लिया था कि अंडर रूट 2 एक परिमेय संख्या है। बिल्कुल उसी तरह से हम इसमें भी सबसे पहले क्या मान लेंगे, हम ये मान लेंगे कि अंडर रूट 3 एक परिमेय संख्या है। ये हमारी परिकल्पना होगी। माना अंडर रूट 3 एक परिमेय संख्या है। जिनको डिटेल में देखना है वो पहले दोनों लेक्चर देख लें। लेक्चर नंबर 12 देख लें जिसमें एक प्रमेय कराई गई है, और लेक्चर नंबर 13 देख लें जिसमें ये सिद्ध कराया गया है कि अंडर रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है। उसको डिटेल में बताया गया है। अब इसमें हमने क्या मान लिया कि माना अंडर रूट 3 एक परिमेय संख्या है। ये हमारी परिकल्पना है, जैसा कि उसमें भी हमने माना था पिछले क्वेश्चन में। अगर अंडर रूट 3 एक परिमेय संख्या है तो हम इसको p/q के रूप में लिख सकते हैं। अतः हम लिख सकते हैं अंडर रूट 3 बराबर p/q। हमने डिफिनीशन पढ़ रखी होगी परिमेय संख्या की। परिमेय संख्याएं वे संख्याएं परिमेय संख्याएं होती हैं जिनको p/q के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, जहां p व q पूर्णांक हों और q इज़ नॉट इक्वल टू 0। q का मान 0 नहीं होना चाहिए। इसके बाद हमने यहाँ पे p इस तरह से मान रखा है कि p और q में कोई ना कोई एक उभयनिष्ठ गुणनखंड एक के सिवाय होगा। एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड p और q में है। तो इसमें लिख लेंगे कि माना p व q का कोई एक के अतिरिक्त उभयनिष्ठ गुणनखंड है, तब हम इस उभयनिष्ठ गुणनखंड से p व q को विभाजित करते हैं और हम पाते हैं कि अंडर रूट 3 बराबर a/b। हमने क्या किया है, हमने ये माना है कि p और q का कोई ना कोई एक उभयनिष्ठ गुणनखंड है एक के अतिरिक्त। तो जो भी इसका उभयनिष्ठ गुणनखंड है, उस उभयनिष्ठ गुणनखंड से हमने p और q को डिवाइड करा लिया है, और p और q को डिवाइड कराने के बाद में a और b हमको मिल गए हैं। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पर अब a और b के कोई भी एक के सिवाय एक के अतिरिक्त कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। तो हमने यहाँ पे क्या लिखा, अब जब उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है एक के अतिरिक्त, तो इस तरह की संख्याओं को हम लोग सहभाज्य संख्याएं भी कहते हैं। इसलिए हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, जहाँ a व b सह अभाज्य, इंग्लिश में कहें तो को प्राइम
को प्राइम संख्याएं हैं। को प्राइम संख्याओं का मतलब ये होता है कि इनमें उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 के अतिरिक्त कोई नहीं होगा, अर्थात ए व बी का 1 के अतिरिक्त कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। हमने क्या लिख लिया? ए व बी का 1 के अतिरिक्त कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। अब हम लोग जांच करते हैं कि ए और बी का 1 के अतिरिक्त क्या वास्तव में कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। क्या ये बात जो हमने लिखी है ये सही है या सही नहीं है? तो इसकी जांच के लिए हम क्या करते हैं, हम यहाँ से √3 बराबर है ए बटे बी के, इसलिए ए बराबर हो जाएगा √3 बटे बी। हमको क्या जांच करनी है? हमको जांच करनी है कि क्या ए का और बी का 1 के सिवाय कोई अतिरिक्त गुणनखंड है या नहीं। तो इसके लिए हमने ए बराबर √3 और गुणे बी लिख लिया, इसको मान लिया समीकरण 1। इसके बाद दोनों पक्षों का वर्ग कर दिया। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर जब वर्ग कर देंगे तो यहाँ आ जाएगा a² और ये √ हट जाएगा, 3 बचेगा और यहाँ आ जाएगा b²। इस तरह से हमने देखा कि a² के 2 गुणनखंड आ गए। a² का एक गुणनखंड है 3 और एक गुणनखंड है b²। इसका मतलब ये है कि जब 3a² का गुणनखंड है तो 3a² को विभाजित करेगा, अतः 3a² को विभाजित करता है। विभाजित इसलिए करता है क्योंकि 3a² का गुणनखंड है। जैसे 24 का गुणनखंड एक 8 है तो 8 24 को विभाजित करता है, उसी प्रकार a² का एक गुणनखंड 3 है, इसलिए 3 भी a² को विभाजित करता है। अब हमने एक प्रमेय पढ़ रखी है लेक्चर नंबर 14 में, लेक्चर नंबर 12 में पढ़ रखी थी कि जहाँ p a² को विभाजित करता था तो p a को भी विभाजित करेगा। इसलिए यहाँ पे p की जगह 3 है तो हम क्या लिख लेंगे, 3 a को भी विभाजित करेगा, a को भी विभाजित करेगा। ये प्रमेय नंबर 1.3 में हमने सीखा है। तो जिन बच्चों ने नहीं देखी है वो लेक्चर नंबर 12 में ये देख सकते हैं कि कोई भी अभाज्य संख्या जो कि हमने p मानी थी ये a² को विभाजित करता था तो p a को भी विभाजित करेगा। अब इसका मतलब ये है कि यहाँ पे जो बात लिखी है a व b का 1 के अतिरिक्त कोई भी गुणनखंड नहीं है, ये बात है गलत इसलिए है क्योंकि यहाँ पे a का एक अतिरिक्त गुणनखंड जो कि 3 है वो आने लगा। अब हम ये भी चेक करेंगे कि क्या b का भी कोई अतिरिक्त गुणनखंड तो नहीं है। तो इसके लिए हम इसी को आगे बढ़ाएंगे। इसको हम क्या लिखेंगे, हम लिख सकते हैं अतः हम लिख सकते हैं क्योंकि a को 3 विभाजित कर रहा है, ठीक। तो जब 3 a को विभाजित कर रहा है तो विभाजित करने पर कुछ ना कुछ मान भी आएगा। जब संख्या a को 3 विभाजित कर देगा तो हमारे पास हमने मान लिया c आ जाएगा, माना हमने c आ जाएगा। a को विभाजित जब करेगा 3 तो यहाँ से a का मान कितना आया, 3c।
ए का मान आ गया 3c। क्या मान हम क्या करेंगे, जो मान आया है a बराबर 3c, यह मान हम समीकरण 2 में रखेंगे। a बराबर 3c समीकरण 2 में रखने पर समीकरण 2 हमारी बनी थी a स्क्वायर बराबर 3b स्क्वायर। तो यहाँ पे a का मान हम क्या रखेंगे, 3c। a की जगह कितना लिखेंगे, 3c, और उसके ऊपर स्क्वायर लगा है तो ये स्क्वायर लग गया। अब बराबर 3b स्क्वायर, इसको जब सरल करेंगे तो a स्क्वायर 3 पर जाएगा तो यहाँ 9 बन जाएगा, और ये c स्क्वायर हो जाएगा, और ये 3b स्क्वायर आएगा, 3 एकन और 3 तिहाई। तो हम लिख सकते हैं b स्क्वायर बराबर 3c स्क्वायर। यहाँ से हमने देखा कि 3 भी गुणनखंड है b स्क्वायर का, मतलब यह है कि b स्क्वायर को 3 विभाजित करेगा, अतः 3 b स्क्वायर को विभाजित करता है। ठीक, इसलिए 3 b को भी विभाजित करेगा। जबकि हमने अभी अभी इसमें क्या लिखा है, यहाँ पर विभाजित करने वाला जो भी नंबर था उसमें तो हमने p और q को विभाजित कर लिया था। विभाजित करने के बाद ही हमने a और b के रूप में लिखा था, और जहाँ a और b कैसी संख्याएं थी, सहभाज्य संख्याएं थीं। सहभाज्य का मतलब यही था कि a व b का एक के अतिरिक्त कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, गुणनखंड नहीं होना चाहिए। जबकि यहाँ से समीकरण 2 से और समीकरण इसको मान लिया 3 से a स्क्वायर का भी गुणनखंड 3 आ रहा है, जिस वजह से a का गुणनखंड 3 आ गया। समीकरण 3 को देखेंगे तो b स्क्वायर का गुणनखंड 3 आ रहा है, जिस वजह से b का भी एक गुणनखंड 3 आ चुका है। इसका मतलब ये है कि a और b का एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड है, जो कि कितना आया है, 3 आया है। तो हम लिख सकते हैं, ये विभाजित क्यों करेगा, क्योंकि हमने प्रमेय में पढ़ रखा है, प्रमेय नंबर 1.3 से पढ़ रखा है। ठीक, इसको भी लिख लेंगे। हम क्या लिखेंगे कि a और b का एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड है, अतः स्पष्ट है कि a और b में कम से कम एक उभयनिष्ठ गुणनखंड कौन सा है, उभयनिष्ठ गुणनखंड 3 है। ठीक, ये उभयनिष्ठ गुणनखंड 3 है। जबकि यहाँ से क्या पता था, यहाँ पे एक ही मालूम हो रहा था कि यहाँ पे एक के सिवाय इसका कोई गुणनखंड होगा ही नहीं। तो ये जो आया है गुणनखंड 3, यह लाइन इस लाइन का विरोधाभास है, एक तरह का कॉन्ट्रडिक्शन आ गया है इस लाइन के लिए, क्योंकि इस लाइन में कहा गया है कि गुणनखंड नहीं होगा, जबकि यहाँ पे हम लोग क्या ले आए हैं, इसका गुणनखंड है। इसलिए क्या लिखेंगे, इससे इस तथ्य का विरोधाभास प्राप्त होता है। विरोधाभास प्राप्त होता है कि कौन सा तथ्य है, कि a व b
का एक के अतिरिक्त कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। इससे इस तथ्य का विरोधाभास प्राप्त होता है कि ए व बी का एक के अतिरिक्त कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। यह विरोधाभास क्यों प्राप्त हुआ? यह विरोधाभास इसलिए प्राप्त हुआ क्योंकि हमारी जो परिकल्पना थी, हमारी परिकल्पना यही थी कि √3 एक परिमेय संख्या है। यह परिकल्पना हमारी परिकल्पना थी कि √3 एक परिमेय संख्या है। यह परिकल्पना हमने गलत की थी, ये त्रुटिपूर्ण है, इसलिए यह विरोधाभास प्राप्त हो रहा है। तो हम क्या लिखेंगे? यह विरोधाभास इसलिए है कि हमारी परिकल्पना त्रुटिपूर्ण है। और परिकल्पना क्या थी? परिकल्पना थी कि √3 एक परिमेय संख्या है। ये ऐसी जो परिकल्पना हमने बना ली थी कि √3 एक परिमेय संख्या है, ये त्रुटिपूर्ण है। अब इसका मतलब यह है कि √3 अगर परिमेय संख्या नहीं हुई तो फिर √3 अपरिमेय संख्या ही होगी। अतः हम निष्कर्ष निकालते हैं कि √3 एक अपरिमेय संख्या होगी। इस तरह से हमको सिद्ध करना होता है √3 के लिए। जैसा √2 में बताया गया था, बिल्कुल वही पैटर्न है, वही तरीका है। उसी तरीके से √3 को भी एक अपरिमेय संख्या सिद्ध किया गया है। हम लोग इसमें देख सकते हैं, शुरुआत से चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और या अपनी कॉपी पे अपने आप खुद इसको लिख सकते हैं। अगला एक क्वेश्चन और है। अगर हमको √7, √5 सिद्ध करना होगा तो भी हम इसी तरीके से उसको भी सिद्ध करेंगे। इस पेज पर भी जितना लिखा है ये नोट कर लेंगे, अपने आप कॉपी पे लिखेंगे। इतना नोट करने के बाद में इसी पैटर्न पे आधारित एक क्वेश्चन और है जो कि हल हुआ है पहले से ही, इसको नोट कर लिया होगा। इसके बाद जो क्वेश्चन है वो है √5 जो कि पहले से हल है। ये बिल्कुल इसी पैटर्न पे है, इसको समझ लेंगे। ये एक्सरसाइज 1.3 है, NCERT बुक है। NCERT बुक का एक्सरसाइज 1.3 का है। क्वेश्चन नंबर 1। इसमें क्या कहा गया है? सिद्ध कीजिए कि √5 एक परिमेय संख्या है। तो जैसा कि हमने √3 के लिए किया था उसी तरह से इसमें भी हमको करना है। इसमें भी हमने एक परिकल्पना मान ली है कि माना √5 एक परिमेय संख्या है। ये क्या है? परिकल्पना, जैसा कि हमने पहले किया था। फिर अगर ये परिमेय संख्या है तो हम इसको क्या कर सकते हैं? इसको P/Q के रूप में लिखा जा सकता है। तो हमने √5 को P/Q के रूप में लिख लिया, जहाँ P व Q पूर्णांक है और Q इज नॉट इक्वल टू 0। फिर क्या लिखा है? माना P व Q का कोई एक के अतिरिक्त उभयनिष्ठ गुणनखंड है, जैसा कि पहले भी माना था। तब हम इस उभयनिष्ठ गुणनखंड से P व Q को विभाजित करते हैं और हम पाते हैं कि √5 बराबर है A/B के। हमने क्या किया है? P और Q का जो भी गुणनखंड रहा होगा
उस गुणनखंड से p व q को विभाजित करा दिया, जिससे कि इसका जो रूप है बदल गया, a और b के रूप का आ गया, और a और b में एक के अतिरिक्त कोई भी गुणनखंड नहीं है। ये हमने लिखा भी है। ये संख्याएं कैसी होंगी? तो फिर ये संख्याएं सहभाज्य होंगी। जहाँ a व b सहभाज्य हैं, अर्थात a व b में एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। फिर क्या लिखा है? अगर गुणनखंड नहीं है, फिर इसी बात को हम लोगों को चेक करना होता है कि क्या वास्तव में a व b में एक के अतिरिक्त कोई गुणनखंड नहीं है। इस बात को चेक करने के लिए हमने क्या किया? a बराबर √5 b लिखा, फिर दोनों पक्षों का वर्ग करा दिया। दोनों पक्षों का वर्ग कराने पर हमको मिला a² बराबर 5b²। यहाँ पे हमको मिला a² बराबर 5b²। इससे ये पता चला कि a² का एक गुणनखंड 5 है, जबकि यहाँ पे लिखा है a² का a का कोई गुणनखंड नहीं होगा। तो अगर a² का गुणनखंड है तो 5 a² को विभाजित करता है, a² को विभाजित करता है क्योंकि गुणनखंड है, इसलिए 5 a को भी विभाजित करेगा। ऐसा क्यों करेगा? क्योंकि हमने प्रमेय में पढ़ रखा है, 1.3 में पढ़ रखा है कि p a² को विभाजित करेगा तो p a को भी विभाजित करेगा। उसी तरह से 5 a² को विभाजित करता है तो 5 a को भी विभाजित करेगा। अतः हम लिख सकते हैं कि ये a विभाजित, जब a को जो विभाजित करेगी संख्या 5 तो कितना आएगा? c। ये हमने अपनी तरफ से मान लिया। ये हमने इसलिए मान लिया क्योंकि हमको अब b के बारे में भी चेक करना होता है। हमको ये तो पता चल गया कि a का गुणनखंड 5 है, हमको b की भी जांच करनी है कि क्या b का भी कोई गुणनखंड है। इसलिए हम लोग यहाँ पे इसको आगे बढ़ाया, हमने a/5 लिख लिया, बराबर कितना किया? c। क्योंकि a को जब भाग करेंगे तो कुछ ना कुछ भागफल जरूर आएगा, और उसी भागफल को हमने मान रखा है कि c आएगा। तो यहाँ से a बराबर आ गया 5c। अब इस 5c की वैल्यू हम कहाँ रखेंगे? समीकरण 2 में रखेंगे। ये हमने इधर हल किया हुआ है कि यह मान a बराबर 5c समीकरण 2 में रखने पर, जब समीकरण 2 में रखा, हमने समीकरण 2 बनाई थी a² बराबर 5b²। इसमें हमने a की जगह 5c रख लिया है, ऊपर स्क्वायर लगा है। इसको जब हल करेंगे तो 25c² आएगा, फिर इधर भी 5b² आएगा। 5 से डिवाइड कराएंगे 25 को तो 5 आएगा, तो b² कितना आ गया? 5c²। जैसा कि अभी यहाँ आया था a² बराबर 5b², तो 5 a² का एक गुणनखंड था। बिल्कुल उसी तरह से b² बराबर 5c² आया है, तो 5 यहाँ पर b² का एक गुणनखंड है। तो जब गुणनखंड है तो 5 b² को विभाजित करेगा। ठीक, अगर 5 b² को विभाजित करता है तो 5 b को भी विभाजित करेगा। ये भी हमने प्रमेय नंबर 1.3 से सीखा है। फिर क्या लिखेंगे? इसका मतलब ये है कि 5 जो संख्या है वो a को भी विभाजित करती है और b को भी विभाजित करती है। अतः स्पष्ट है a और b में कम से कम एक उभयनिष्ठ गुणनखंड 5 है। ठीक, जबकि यहाँ पे क्या था? a व b में एक के अतिरिक्त कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, इसलिए यहाँ पे हमको फिर से विरोधाभास मिला। इससे इस तथ्य का विरोधाभास प्राप्त होता है कि a और b में एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। ये बिल्कुल उसी तरह की भाषा है जिस तरह से हमने अभी क्वेश्चन सॉल्व किया है। फिर यह विरोधाभास क्यों आया? यह विरोधाभास इसलिए है क्योंकि हमारी परिकल्पना त्रुटिपूर्ण है कि √5 एक परिमेय संख्या है। हमने जो परिकल्पना करी थी कि √5 एक परिमेय संख्या है, यह परिकल्पना त्रुटिपूर्ण है, यह परिकल्पना गलत है। इसलिए हम निष्कर्ष निकालते हैं, अतः हम निष्कर्ष निकालते हैं कि √5 एक परिमेय संख्या होगी। अब हम इस तरह के जितने भी क्वेश्चन अगर और हैं, जैसे कि √7, √11, इस तरह के जितने भी नंबर हैं, इनका सबका यही तरीका रहने वाला है। तो
अपने आप क्वेश्चन इस तरह के सॉल्व करेंगे। बाकी एक्सरसाइज 1.3 के अभी और क्वेश्चन बाकी हैं, तो वो भी बिल्कुल इसी पैटर्न पे हैं, तो वो अपने आप प्रयास करेंगे करने का। अगर नहीं कर पाएंगे तो नेक्स्ट वीडियो में हम उन सारे क्वेश्चंस को कोशिश करेंगे, सारे क्वेश्चन एक वीडियो में हो जाएं, वो हम कराएंगे। तब तक के लिए ये स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या अपनी कॉपी पर लिख सकते हैं। कोशिश यही करेंगे कि ये अपने आप लिखें। सभी बच्चों ने लिख लिया होगा। लिखने के बाद जो भी क्वेश्चन एक्सरसाइज 1.3 में है, सबसे पहले अपने आप ज़रूर प्रयास करेंगे, उसके बाद में ही वीडियो देखेंगे।